सेनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी के अष्टांग हृदय क्लास में स्वागत है। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। हाँ, तो आज से जो है अपना ये टॉपिक आरंभ करिए, मानव शरीर की रचना। हालांकि ये डिटेल में नहीं है, बस आपको प्राण वायु समझाने के उद्देश्य से थोड़ा सा बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ से पढ़िए, शरीर परिचय। किस शरीर किसको कहते हैं? शरीर परिचय चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट स्थित हो जाता है, जो 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के विकार का सूक्ष्मात्मक रूप तथा जो संयोगी वाही दोष धातु मल के संयोग का वहन करने वाला है, उनको शरीर कहा गया है। क्योंकि जब इस शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त हो जाती है, तब शरीर कष्ट या विनाश को प्राप्त हो जाता है। धातुओं की विषमता उनके बढ़ने अथवा घटने से होती है और वह बुद्धि तथा हास किसी अंग विशेष द्वारा या प्रकृति द्वारा होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है। इससे पहले ही प्रश्न एक आ गया है, क्या गलत कार्य करने वाले का प्राण वायु बिगड़ता है? बिल्कुल बिगड़ता है। और प्राण वायु बिगड़ता है तो गलत कार्य करता है, या गलत कार्य करता है तो प्राण वायु बिगड़ता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है। प्राण वायु तो क्या है कि बिगड़ा रहता ही है। जो गलत कार्य करता है उसका प्राण वायु बिगड़ा ही रहता है। और जो क्या है कि प्राण वायु जिसका बिगड़ा है वो गलत कार्य करता है, जो गलत कार्य करता है उसका प्राण वायु बिगड़ता है। दोनों है जी। तो अब जो भी पहले हो जाए। तो देखिए, ये जो सूत्र हमने लिया है चरक संहिता से, वैसे तो लिया है ना। तो शरीर का परिचय देते हुए क्या लिखा गया, देखिए, शरीर ये जो है क्या है, तो इसमें जो है सब कुछ आया है इसमें कि जो 5 महाभूतों है ना, यहाँ से मैं आपको 5 महाभूतों के रेफरेंस देने के लिए मैं ये लाया हूँ कि अपना जो शरीर है ना, 5 महाभूतों से कहते हैं ना कि शरीर जो है 5 तत्व से बना है, यानी कि 5 महाभूत है जो उससे बना है। तो यही मैं जो है बताने के लिए ये जो है सूत्र लाया हूँ आज, है ना। इसके अलावा जो है दोष धातु मल, है ना, ऐसा नहीं केवल जो है 5 महाभूत से ही निर्माण हो गया है, तो दोष धातु मल भी इसमें जो इसका जो है योगदान रहता है। तो जो 5 महाभूतों जिसको कहा गया है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, लेकिन हम लोग जो है ऐसे क्रम से पढ़ेंगे। 5 महाभूत में सबसे पहले आता है आकाश आता है, ठीक है, फिर वायु आता है, तेज आता है, जल आता है, पृथ्वी आता है। तो ये जो है ये चूँकि राइटर जो है इसने पृथ्वी से शुरू किया है, लेकिन जो है आकाश से होनी चाहिए शुरू, क्योंकि आकाश से सर्वप्रथम जो है खाली स्थान है ना। आकाश जो है खाली स्थान को प्रतिनिधित्व देता है, करता है। तो सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर तेज यानी कि अग्नि जिसे कहा गया है ना, और फिर जल और पृथ्वी। इस प्रकार से 5 महाभूत या 5 तत्व इस प्रकार से बताया गया है। और संयोग वाही जिसे जो है अपना दोष धातु मल, ये सब का जो है संयोग का वहन करने वाला, उसको शरीर कहते हैं। केवल जो है अपना ये जो है कुछ अंग को मिला करके इसको शरीर नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि जब शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त हो जाती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। तो धातु भी है ना, और दोष भी और मल भी, ये तीनों को, और इसके अलावा 5 महाभूतों, ये सब को जो है ना समयोग का वहन करने वाले को शरीर कहा गया है। शरीर मतलब केवल 5 महाभूत नहीं, है ना, लेकिन दोष बिगड़ गया या धातु बिगड़ गई या मल बिगड़ गया तो क्या होता है, अपना जो धातु विषमता जब प्राप्त हो जाती है, या फिर दोष धातु मल विषमता प्राप्त हो जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। तो कहाँ शरीर रहा? तो शरीर मतलब दोष धातु मल और 5 महाभूत, ये शरीर है जी, है ना। बाकी इसमें मन और आत्मा भी आ गया, लेकिन ये सब क्या है कि स्थूल शरीर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दोष धातु मल का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसको आप समझने के प्रयास करिए कि जो 5 महाभूत है
इसको हमने दर्शाया है और 3 प्रकार के दोष दिखाने का प्रयास किया है। तो इस माध्यम से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं ये समझने का प्रयास करिए। 5 महाभूतों को लिया गया है। इसमें सर्वप्रथम देखिए आकाश को लेना है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। इस प्रकार से आपको जो है देखना है, जो राइट क्लॉकवाइज है ना, इस प्रकार से आकाश आया है, फिर वायु आया है, फिर अग्नि जिसे तेज कहा गया है। तो जब भी तेज कहा जाए तो आपको अग्नि समझना है, और जल जिसे आप महाभूत भी कहते हैं, आप मतलब जल ही होता है। फिर पृथ्वी। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस प्रकार से यदि आप सही तरीके से मतलब क्या है कि क्रम वाइज अगर देखें तो ये सही होता है। तो आकाश और वायु के बीच में रखा गया है बात को, है ना, यानी कि जिसे हम वायु बात जिसे कह रहे हैं, यानी कि ये जो 2 महाभूतों से मिलकर के बना है बात, आकाश और वायु के मिलाकर के बना है बात, ठीक है, जो सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं। फिर इस प्रकार से जो है अब जो है अग्नि और जल, अग्नि और जल के 2 महाभूतों को मिलाकर के बना है पित्त दोष बना है, यानी कि पित्त जिसे हमने माना है, ठीक है। और जल और पृथ्वी, इन दोनों को मिलाकर के हमने माना है, माना क्या ऐसा होता है, कफ जो है दोष की निर्मित जो है ये जल और पृथ्वी, ये 2 महाभूत की संयोग से जो है इसका निर्माण। तो अभी हम क्या है वायु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि आकाश और वायु, तो आकाश है और वायु है, इन दोनों के जो है मेल से जो है, इन दोनों महाभूतों के मेल से ही बात होता है, ऐसा आपको समझना है। ताकि जो है आगे जो है जब पित्त की पढ़ेंगे तो उस समय जानेंगे कि अग्नि और जल में क्या होता है। अभी केवल आकाश और वायु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बात के हम लोग 5 भेद और उनमें भी प्राण वायु के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आप सभी लोग लिखते रहना जी, या फिर ऐसे कोई स्क्रीन आदि शेयर ना हो तो सीधा जो है क्या है कि व्हाट्सएप पे ही कर दिए, क्योंकि चैट बॉक्स कई बार नहीं हो पाता है। तो ठीक है, मैं वैसे देखते रहता हूँ, तो कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आकर के लिख दीजिए। तो प्राण वायु के कार्य और प्रभाव, देखिए कार्य और प्रभाव ये सब जानने वाले हैं। तो ये जो है यहाँ से जो है आज पढ़िए थोड़ा। कोई दूसरा साथी पढ़िए, आपकी आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं आ पा रहा है आज। हाँ मृत्युंजय दत्ता जी, आपके प्राण वायु के कार्य और प्रभाव। प्राण वायु के कारण हमारा शरीर और शरीर का हर एक सेल जिंदा है, क्योंकि प्राण वायु ओसोजन ऑक्सीजन है। प्राण वायु जिसके कारण हम सभी जिंदा हैं और जिसके कारण हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि प्राण बच गए, प्राण संकट में पड़ गए, प्राण चले गए। ये सारी कहावतें ये बताती हैं कि हमारा जीवन प्राण वायु पर टिका है। प्राण वायु के कार्य और प्रभाव, ठीक है। तो प्राण वायु के कारण हमारा शरीर और शरीर का हर एक सेल यानी कि कोशिका जिंदा है ना, क्योंकि अपने शरीर का जो है सूक्ष्मतम इकाई कोशिका सेल ही है। क्योंकि प्राण वायु जिसे ऑक्सीजन कहा गया है, वैसे तो आयुर्वेद ने तो इसे ऑक्सीजन कहा है, लेकिन उसी को जो है अंग्रेजी भाषा में, लैटिन भाषा में, अलग अलग भाषा में ऑक्सीजन नाम आया है। तो ऑक्सीजन हम लोग जानेंगे। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, प्राण वायु आ रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन को ही लेंगे, लेकिन जब प्राण शब्द कहें, केवल सिंगल प्राण कहें, तो उससे और भी चीज़ें अर्थ आपको समझ लेना है। जैसे आपको पंच इंद्रियों है ना, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, और जो है माने अग्नि है ना, और सोम यानी कि मैंने बात पित्त कफ को ऐसा समझ लीजिए, और सतरज तम और आत्मा, ये सब को समझ लेना है, ये सबको प्राण ही कहा गया है। लेकिन जब प्राण वायु बताऊं कि प्राण वायु तो ऑक्सीजन समझना है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो कि प्राण क्या है प्राण वायु क्या है, अंतर तो है, तभी तो हम प्राण वायु कह रहे हैं, आप इसको प्राण कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन, अभी प्राण वायु की चर्चा कर रहे हैं, तो वायु के ऊपर ही अभी रहते हैं। तो प्राण वायु क्या है, इसके कारण हमारा हर एक सेल जिंदा है, क्योंकि प्राण वायु जो है क्या है कि ये जो है हमारे सेल को, एक एक सेल को जिंदा रखता है। प्राण वायु जिसके कारण सभी जिंदा है, सभी प्राणी देहधारी जिंदा है। और जैसा कि बोलते भी हैं कि हम प्राण बच गए, प्राण संकट में पड़ गए, इस प्रकार से बहुत सारे कहावत हैं। तो प्राण जो है वायु, प्राण वायु पे हमारा शरीर जीवन टिका हुआ है। तो ये प्राण वायु क्या है, कहाँ से आती है, क्या कार्य करती है,
क्यों बिगड़ती है, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न होते होंगे मन में। तो ये सारे जो है प्रश्न जो है इस क्लास में ये अपने रहेगा। तो पढ़िए यहाँ से। जी आज के समय में बहुत सारे इन्फेक्शन फैले हुए हैं। हम देखते हैं कि कहीं पर ऑक्सीजन कम हो रही है, कई लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, कई लोगों को इन्फेक्शन के कारण हृदय की समस्या आ रही है, हार्ट स्ट्रोक या हार्ट फेलियर जैसे समस्या हो रही है, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन हो रही है। तो इन सारी चीजों का प्राण वायु से क्या रिलेशन है? हाँ ठीक है, पढ़ते जाएंगे। और एक साथी का प्रश्न आया है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है या स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन तो क्लियर है। ठीक है, तो अपना ये प्राण वायु क्या है, कहाँ से आती है, क्या कार्य करती है, क्यों बिगड़ती है, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो आपने क्या है कि आज के समय में या आज से 2-3 साल पहले देखा है ना, बहुत सारे इन्फेक्शन फैले हुए हैं। तो हम देखें कि कहीं पे ऑक्सीजन कम हो रही है, कहीं लोगों को श्वास लेने में समस्या हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को जो है क्या है कि हार्ट स्ट्रोक या हार्ट फेलियर जैसी समस्या हो रही थी, है ना, हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन हो रही थी। तो ये सारे चीज़ें का प्राण वायु से क्या रिलेशन है, तो इसको पढ़ेंगे, है ना। तो प्राण वायु जो है, चूँकि जो है प्राण वायु हमारे जो है हमारा जीवन चूँकि प्राण वायु पे टिका हुआ है, तो इस कारण से क्या है, हमारा जो है प्राण वायु से बहुत गहरा रिलेशन है। तो ये पढ़ेंगे वात पित्त कफ, यहाँ से और आगे पढ़िए। वात पित्त कफ 5 अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर के कार्य करते हैं। उनमें से जो वात वायु के 5 अलग प्रकार आयुर्वेद में बोले हैं, उनमें से सबसे पहले प्राण वायु होती है। प्राण वायु के बारे में आयुर्वेद कहता है कि वायु से हम जिंदा है, इसके कारण ही हमारा जीवन टिकी हुई है, ये प्राण वायु है। तो वात पित्त कफ 5 अलग अलग प्रकार से, जैसा कि अभी क्या हो रही है डिटेल कि वात के 5 प्रकार है, इसी प्रकार से आगे हम जानेंगे पित्त के भी 5 प्रकार हैं और कफ के भी 5 प्रकार हैं। तो वात पित्त कफ 5 अलग अलग प्रकार से स्थान भेद से है, तो कफ है लेकिन स्थान भेद से 5 भागों में बांट दिया गया। तो वात के अभी हमने क्या है कि 5 भेद जाना था। तो वात पित्त कफ 5 अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो उनमें से जो प्रथम यानी कि वात के जो प्रथम भेद थे, वायु के जो प्रथम भेद है, उनमें थे प्राण वायु। तो प्राण वायु के बारे में क्या बताया गया है कि इसके वजह से हम जिंदा हैं, है ना। प्राण वायु अगर बिगड़ गए तो हम तुरंत मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऐसा जो है पहले भी आ चुका है। तो ये प्राण वायु के कारण मैंने ये प्राण वायु बनती कैसे है, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि पूरा संसार 5 चीज़ों से बनी हुई है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इनमें वायु महाभूत से प्राण वायु बनती है ना, वायु महाभूत से प्राण वायु बनती है। जैसा कि आपने इसे देखा कि किस प्रकार से हमारा शरीर जो है, और इसका ये रेफरेंस भी जाना, चरक ऋषि कह रहे हैं कि 5 महाभूतों से और 2 धातु मलों से, है ना, क्या है हमारा शरीर का निर्माण होता है ना। मन इंद्रियां जो है इसमें आता है, और भी जो है इस प्रकार से जो है ये देखिए कि अपना ये जो शरीर है तो जो पंच तत्व से निर्मित है। तो अब जो है प्राण वायु कहाँ से बनता है, तो इसमें वायु महाभूत से प्राण वायु बनता है। ठीक है, तो और अभी आगे बढ़िए और देखिए ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, है ना, कि मानव शरीर की रचना तो देख लिया आपने कि किस प्रकार से हुआ है। अब जानिए कि प्राण वायु जो है, और भी वायु के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि प्राण वायु किससे बनता है स्पेशल, है ना, कि आपने देखा कि वायु किससे बनता है। देखिए फिर से मैं बैक करता हूँ, वायु का यानी कि वात का निर्माण, वायु का निर्माण 2 तत्वों से हुआ है, आकाश से और वायु से, है ना। तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो अब जो है प्राण वायु का निर्माण किससे हुआ है, तो ये थोड़ा पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। प्राण वायु जी, प्राण मानव शरीर की रचना, प्राण वायु वायु और जल से बना है। प्राण वायु, वायु प्लस जल। प्राण वायु बराबर है वायु प्लस जल। जब तक ये अच्छे से संतुलन बना हुआ है आपकी बॉडी में, आप अच्छे से सांस ले पाते हैं।
आप सारे काम कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, पर जैसे ही इसमें कुछ बढ़ या घट जाएगा, अगर वायु बढ़ गई है तो रूखापन बढ़ जाएगा। जैसे सूखी खांसी आना, सूखे लग जाना, या फिर इस प्राणवायु का जल महाभूत बढ़ गया तो आपको बहुत ज्यादा कफ होगा, सीने में भारीपन होगा, ऐसा लगेगा जैसे सीने पर गीला कपड़ा रखा गया हो, बहुत ज्यादा बलगम बनेगा, साइनस होगी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होगी। हाँ, देखिए आपको यहाँ पे ये समझना है कि प्राण वायु के पास जब दो महाभूत है, वायु और जल, तो वायु में रुक्षता है और जल में संदिग्धता है कि नहीं। तो मैंने पहले भी बताया था कि प्राण वायु ही अकेला एक ऐसा वायु है जिसके पास सन्निहांश है, चिकनाई है, क्योंकि सभी वायु में, वायु तो सभी है, लेकिन सभी वायु में केवल प्राण वायु के पास क्या है, सन्निहांश है। इसका कारण क्या है कि इसमें जल महाभूत भी है, ठीक है। और सभी में देखिए जल है नहीं है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, वायु पृथ्वी है, लेकिन जल नहीं है। तो इस कारण से जो है प्राण वायु के पास सन्निहांश होता है। तो ये समझिए कि जब ये प्राण वायु अच्छे से संतुलित बना हुआ है तो आपके बॉडी में, यानी कि आपका बॉडी में आप अच्छे से श्वास ले पाते हैं, आप सारे काम कर पाते हैं। और जैसे ही कुछ घट जाए, बढ़ जाए, तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, प्राण वायु में क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, तो दो ही तो चीज़ है, वायु घटेगा या फिर जल घटेगा, वायु बढ़ेगा या तो जल बढ़ेगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, है ना। एक बढ़ेगा एक घटेगा, या फिर बैलेंस है तो बहुत बढ़िया, नहीं बैलेंस है तो बीमारी होगी। तो देखिए जानते क्या है, तो जब प्राण वायु में, जिसे वायु और जल कहा गया है, तो इसमें जब वायु महाभूत बढ़ जाएगा, प्राण वायु में जब क्या है, वायु महाभूत बढ़ जाएगा या वायु बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा, रूखापन बढ़ जाएगा। जैसे सूखी खांसी आएगा, सूखने लग जाएगा, गले वगैरह, जीभ वगैरह, होठ वगैरह, मुंह वगैरह सूखने लग जाएगा, तो प्राण वायु इस प्रकार से हो गया, है ना। लेकिन इस पर प्राण वायु का जल महाभूत बढ़ गया। अभी तो आपने देखा वायु महाभूत बढ़ा तो आपको सूखा सूखा प्रतीत हुआ, लेकिन जब प्राण वायु का जल महाभूत बढ़ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि कफ बन गया बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा कफ बन गया, ठीक है। सीने में भारीपन होगा, बलगम निकलेगा, जैसा लगेगा कि जैसे कोई छाती पे, सीने पे आपके जो है गीला कपड़ा रख दिया हो, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा बलगम बनेगा, साइनस होगा, बहुत सारी बीमारियां होगी। तो साइनस भी जो बीमारी है, जैसे साइनस हो गया, तो बीमारी है प्राण वायु की। तो क्या है इसमें, वायु महाभूत बढ़ा या जल महाभूत बढ़ा, है ना। तो इसमें आएगा जल महाभूत बढ़ गया, है ना। सूखी खांसी हो गया, सूखी दमा अस्थमा हो गया, तो क्या बढ़ गया, प्राण वायु का तो रोग है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि ये वायु महाभूत बढ़ने से हुआ है। और जो सर्दी खांसी जुकाम, यानी कि इस प्रकार से जहाँ पे बलगम निकल रहा है, तो यानी कि प्राण वायु में जल महाभूत बढ़ गया है। तो इस प्रकार से हम आगे और भी क्लियर करते हैं, देखते हैं। ये हो गया था ना, ये दोबारा टाइपिंग हो गया है, ठीक है। ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, प्राण वायु की विकृति के कारण। प्राण वायु की विकृति के कारण किसी को बार बार खांसी, सांस, दमा, अस्थमा की समस्या बनी रहती है, तो प्राण वायु को ठीक करने की जरूरत है। खांसी हो रही है तो प्राण वायु को ठीक करना है। सूखी और बलगम वाली दोनों खांसी प्राण वायु के असंतुलन के कारण होती है। तो प्राण वायु की विकृति के कारण किसी को बार बार खांसी, श्वास माने काश, जिसको कहते हैं श्वास, काश, दमा, अस्थमा, यही ना रोग है प्राण वायु के, श्वास, काश, दमा, अस्थमा, ठीक है। तो ऐसी समस्या बनी है किसी को, तो प्राण वायु को ठीक करने की जरूरत है ना। तो खांसी हो रही है तो प्राण वायु को ठीक करना है। सूखी और बलगम दोनों खांसी प्राण वायु के असंतुलन के कारण होता है। अभी एक देखिए प्रश्न आया था कि दमा अस्थमा को कैसे ठीक करें, किनका प्रश्न था, आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं सभी को समझा देना चाहता हूं कि जब तक वैद्य तो समझ गया, लेकिन जब तक रोगी नहीं समझेगा, हमें लगता नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो पाएगा संभव। तो रोगी को भी समझना बहुत जरूरी है आयुर्वेद में, तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। इसीलिए तो अष्टांग हृदय क्लास चल रहा है कि रोगी कैसे अपना रोग समझ ले, बस इतना ही। इसको केवल अपना रोग समझना है कि इसको क्या बीमारी है, इलाज तो खुद हो जाएगा,
थोड़ा सा भी मतलब क्या है कि कोई अच्छे वैद्य मिल गया तो उसको दवा दे करके ठीक कर देगा, लेकिन जब तक रोगी भी अपने रोग को नहीं समझ पाएगा कि उसको असल में क्या समस्या है, तो चिकित्सा को बड़ा मुश्किल है चिकित्सा करना। चाहे कितना भी बड़ा वैद्य हो, डॉक्टर हो, नहीं हो पाता है, क्योंकि चिकित्सा के बताइए कितने पाद हैं? 4 पाद हैं, 4 पहिया हैं। केवल वैद्य से नहीं हो जाता है, चिकित्सा के साथ साथ में रोगी भी कुशल होनी चाहिए, रोगी को भी समझ होनी चाहिए। रोगी को ही नहीं पता होता है कि हम क्या दवाई खा रहे हैं, क्या हमको समस्या है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मतलब कि पेशेंट था, अपने आप को समझ रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ी, जॉब भी कर रही थी, और उसके हस्बैंड वगैरह सब आया था, फ्रेंड भी आए थे। ये कह रहा था कि हमको थायराइड है, 15 साल से दवाई खा रहा है। मैंने नाड़ी देखा, बता दिया तुमको थायराइड नहीं है। कहा कि भाई जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कहा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा कि आज तक हमको कोई मतलब क्या है कि थायराइड के विषय में नहीं बताया कि आप गलत बोल रहे हो, है ना। मैं जिसको बोल दिया हूँ उसको है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमने कई बार ऐसे मैंने देखा, ये अपने गर्व की विषय या अभिमान के विषय नहीं है, गर्व की विषय है, ये तो नाड़ी परीक्षा के विषय है। तो मैंने बोला, जबकि ये साधारण मतलब मैं बता रहा हूँ कि जॉब करने वाले उसके हस्बैंड है, वो खुद है, फिर भी वो जब 15 साल से दवाई खा रहा है, फिर कहा कि नहीं है, तो कैसे ही क्लियर होगा कि है कि नहीं है? फिर कहा कि लाओ रिपोर्ट लाओ, जांच वगैरह करवाए तो लाओ। तो उसने दिखाया तो उसमें नहीं था, 0 पॉइंट कुछ था। बताइए, किसी को तो 3, 4, 5, 6 रहता है, इस प्रकार से इसका लेवल रहता है, लेकिन उसको 0 में था, फिर भी जो है गोली खा रहे हैं, है ना। तो खा रहे हैं तो खाने देते हैं। अगर इलाज करवाना है हमसे तो फिर क्या है, इस गोलियां खाने के कारण उसके किडनी पे असर, उसके मानसिक दिमाग के ऊपर असर, प्राणवायु विकृत है, समान वायु विकृत है, तो बहुत सारी चीज़ें विकृत हैं। तो इस प्रकार से तो ये है कि रोगी को ही नहीं पता कि हमको बीमारी क्या है। एक बार डॉक्टर बोल दिया कि थायराइड, अगर हुआ होगा कभी पहले हुआ होगा, कई बार हो जाता है। कई बार तो क्या है कि किसी का बीपी भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब बीपी नॉर्मल हो गया तो गोलियां खाते रहेंगे। किसी को शुगर एंड टाइम पे जो है बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका शुगर की गोलियां चालू हो गए तो हमेशा चालू रहेगा। किसी को थायराइड हो गया, कभी मान लीजिए लेवल बढ़ गया, ESR लेवल बढ़ गया या थायराइड लेवल बढ़ गया या कुछ भी लेवल बढ़ गया, अब तो नॉर्मल हो गया, अब तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, डॉक्टर ने कहा दिया है कि खाते रहो, थायराइड तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे कि खाना है कि नहीं खाना है। तो रोगी को सोचना है ना, रोगी को सोचना है कि इसको ये समस्या है कि नहीं है। हम तो कई लोगों को बता देते हैं आपको कैंसर नहीं है, फिर भी वो कहा है कि डॉक्टर ने तो कह रखा है हमको कैंसर, हम तो दवाई खाएंगे, हम तो रेडिएशन लगवाएंगे, हम तो बीमार हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो रोगी को समझ होनी चाहिए, इसलिए अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ना है। आपको समस्या क्या है ना। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि रोगी को पता नहीं है कुछ, मतलब क्या है, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो 5-6 महीने में मिल जाती है अपने पूरे शरीर के बारे में, जो आपको अष्टांग हृदय क्लास में मिल रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि जो ये पूरे 6 महीने की क्लास में जुड़ेगा रोगी, वो रोगी रहेगा, वो बिल्कुल निरोग हो जाएगा। रोगी नहीं रहेगा वो, कभी नहीं। और रोगी है तो अपना जो है इलाज खुद करेगा या इलाज कहीं से करवाएगा तो सही हो जाएगा 100%। तो आगे बढ़ते हैं। तो रोगी को समझ होनी चाहिए कि क्यों हुआ है। तो प्राण वायु, तो देखिए अभी प्रश्न आया था कि दमा अस्थमा क्यों होता है, तो इनको मैंने इलाज नहीं बताया था। इसलिए इलाज नहीं बताया था कि इनको समझ नहीं है कि इनको अस्थमा क्यों है। लेकिन फिर वही बात होते हैं, हमारे भी ग्रुपों में, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अष्टांग हृदय डेमो ग्रुप में ही हमने ये क्लास का लिंक भेजा कि क्लास होने वाला है। तो अगले ही बंदा प्रश्न पूछ लिया कि बताओ जी अस्थमा का इलाज क्या है। तो अगले व्यक्ति ही, जो ज्ञानी व्यक्ति था, तुरंत फार्मूला भेज दिया कि ये फार्मूला बना लो, यानी कि ये नुस्खा कर लो, ठीक हो जाएगा, है ना। हमारे ही मतलब क्या है कि जान पहचान के लोग थे, उन्होंने डाल दिया ये तुरंत फार्मूला। तो एक क्षण भी नहीं लगाते हैं बिना जाने कि क्या हुआ, प्राण वायु बिगड़ा है, प्राण वायु में क्या है, सूखी खांसी है, गीली खांसी है, कुछ नहीं, बस एक चूरन उठाएंगे, सीतोपलादी या फिर कुछ ऐसे अर्क निकालेंगे, इसको शहद के साथ चटाना शुरू करेंगे, या दालचीनी को जो है शहद के साथ देना शुरू करेंगे, या हर बार गोमूत्र अर्क देना शुरू करेंगे, या हर बार जो है कफ कुठार रस, या फिर हर बार जो है श्वास कुठार रस, हर बार जो है एक ही चीज़। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यही आज जानेंगे। देखिए क्यों नहीं है। तो प्राण वायु का जब जल बिगड़ेगा तो क्या होगा जी, आपके हृदय से लेकर के अमाशय तक कफ भर जाएगा, यानी कि यहाँ जल महाभूत भर गई। जैसे अभी क्या है, वर्षा ऋतु है,
तो पूरे नदियां तालाब जोहर क्या हो गया है, पानी से भर गया है, पूरा किचकिच हो गया है, मतलब पूरा जो है बाढ़ आ गया है। इसको कैसे कैसे सुखाएं? तो क्या करेंगे, आप पानी डाल दें, हो जाएगा सही? कि हम इसमें क्या डालें, सूखा चीज डालेंगे, है धूप उगेगा तो अपने आप हो जाएगा सही। तो हम यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे बताइए, यहाँ पे वायु महाभूत बढ़ेगा तो बताइए जल महाभूत सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? अगर हवा तेज चल गई तो जल महाभूत सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? या फिर तेज धूप आ गई तो तेज जल महाभूत सूख जाएगा। तो यही है, जब अपने किसी को दमा थमा हुआ है तो दो ही चीज है इसमें, बस दो चीज पकड़ लेना है, सूखी है या गीली है, यानी कि बलगम वाली खांसी है, सूखी खांसी है, तो आएगा कि बलगम वाली खांसी है। इसका मतलब है प्राण वायु तो बिगड़ा है, लेकिन जल महाभूत बिगड़ के हुआ है ये। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वायु को क्या है कि वायु बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वायु और अग्नि बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सही हो जाएगा। ये जो जल है, एक्स्ट्रा जो जल है वो सूख जाएगा, यानी कि धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। तो सुखाना नहीं, मतलब कफ को नहीं सुखाना, इसको निकाल देना है ना, जो बन गए इसको निकाल देना है और आगे बने नहीं, ऐसा जो है हमें कार्य करना होता है। तो यही है कि जब प्राण वायु का जल बिगड़ेगा तो हृदय से लेके अमाशय तक जो है कफ भर जाएगा और बलगम पैदा करेगा। वे भरा हुआ कफ जो है अरुचि करेगा, कफज श्वास पैदा करेगा, कफज हृदय रोग पैदा करेगा, कफज फेफड़े के रोग, कफज के कारण जो है अग्निमांद हो जाएगा, है ना, कफ के कारण श्वास लेने में परेशानी, पूरा हृदय और मतलब क्या है कि और अमाशय कफ के स्थान ऐसा होने से लगेगा कि आपका जो है जैसे छाते पे गीला कपड़ा रख दिया हो, ऐसा लगेगा, है ना। इस कारण से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। आगे पढ़िए, प्राण वायु की वायु बिगड़ी तो क्या होगी? जी, प्राण वायु की वायु बिगड़ती है तो हृदय और पूरा जीआई ट्रैक में रूखापन, सूखी खांसी, वातज, सांस रोग, वायु के कारण सांस का फूलना, वायु अधिक बढ़ने के कारण शरीर में रुक्षता, चेहरा रूखा होना, आवाज का फटना, बार बार जल्दी जल्दी खांसी का वेग आना, रुक्षता बढ़ने के कारण बाल झड़ना, टूटना, सफेद होना। तो देखिए, अभी तो आपने जान लिया कि प्राण वायु का जल बिगड़ गया, या तो जल बिगड़ना मतलब जल बढ़ जाना, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जल बढ़ गया तो वायु कम गया, है ना, वायु कम गया, क्योंकि प्राण वायु में दो चीजें हैं, एक जल है एक वायु है। तो जल बढ़ गया तो वायु घट गया, वायु बढ़ गया तो जल घट गया, होना है कि नहीं? ऐसा ही होगा, ठीक है। तो प्राण वायु की जब वायु बिगड़ेगी तो हृदय और पूरा जीआई ट्रैक यानी कि अमाशय, हृदय से लेकर के अमाशय तक में रूखापन क्या आ जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगा। वायु बढ़ गया तो वायु जब भी बढ़ेगा तो रुक्षता करेगा, जैसा कि हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं। तो यही तो सूत्र है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है ऐसा इस पिंड में है, अपने शरीर में है, जैसा इस हमारे शरीर में है ऐसा ही ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में क्या देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है कपड़े नहीं सूखते हैं, ठीक है, यानी कि जल महाभूत बढ़ जाता है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, और वायु महाभूत जैसे तेज हवा चली तो अपने कपड़े सूख जाते हैं। तो अपने शरीर के अंदर भी जब जल महाभूत बढ़ जाएगा, है ना, तो क्या होगा कि कफज कास, यानी कि ऐसा समझिए कि इसको बलगम वाली खांसी, दमा, अस्थमा होगा। और प्राण वायु का जब वायु बिगड़ेगी तो पूरा हृदय और पूरा अमाशय, जीआई ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, है ना, और रूखापन, है ना, यानी कि सूखी खांसी, वातज श्वास रोग, वायु के कारण श्वास का फूलना, वायु अधिक शरीर मतलब वायु अधिक बढ़ने के कारण शरीर में रुक्षता, ड्राइनेस, शरीर चेहरा रूखा होना, आवाज का फटना, बार बार जल्दी जल्दी खांसी का वेग आना। देखिए, बलगम वाली खांसी में वेग नहीं उठेगा, है ना, क्योंकि वो वजन है, मतलब कफ में क्या है, जल में क्या है, वजन है, वायु में क्या है, कुछ नहीं वजन है, लघुता है। तो वायु जब सूखी खांसी होता है किसी को तो देखते होंगे इसको बहुत ज्यादा खांसी आता है, यानी कि बार बार जल्दी जल्दी खांसी का वेग आना, और जब एक बार शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि बार बार खांसी रुकता ही नहीं है, और एक एक बार में जो है आधा घंटे तक मतलब लगातार चलते रहता है रुक्षता के कारण। तो ऐसे सूखी खांसी जो होता है जब किसी को होता है
तो इसका मतलब है प्राण वायु तो बिगड़ा है, तो हम यहाँ पे वायु महाभूत की चिकित्सा को करेंगे, और यहाँ पे वायु महाभूत घटे और जल महाभूत बढ़े। ठीक है, ऐसे हमें जो प्रयास करना है। तो रुक्षता बढ़ने के कारण और भी चीज़ें तो होती है, बाल झड़ना, टूटना, सफ़ेद होना, रुक्षता आदि होना, वायु के जो भी रुक्ष गुण के कारण जो बिगड़ने के कारण होता है, समस्या होता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। जिनको भी आज के डेट में दमा, अस्थमा है, श्वास रोग है, तो ये लेक्चर अगर जो सुन लेते हैं तो उनके 100% इलाज संभव है ना। तो इसका इलाज क्या है, देखिए प्रश्न में आ गया है ना। सबसे बड़ी समस्या यही है गुरुजी कि इसलिए मरीजों का सही इलाज नहीं हो पाता। बिल्कुल यही मैं बार बार कर रहा हूँ कि मरीजों का इलाज सही से क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास जो है मूलभूत जानकारी नहीं है ना। आयुर्वेद की क्या, उनकी शरीर की, अपने शरीर की मूलभूत जानकारी नहीं है, तो हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है। मतलब क्या है कि हम 100% रिजल्ट लेके नहीं आते हैं, है ना। और यदि क्या है रोगी भी खूब ज़्यादा मतलब क्या है कि ज्ञानवान होगा, आयुर्वेद अपने विषय को, अपने शरीर को जानने वाला होगा, है ना, समझने वाला होगा, भोजन पानी को समझने वाला, तो ठीक होगा। वो कुछ समय के लिए ही दुखी होता है। तो इसलिए तो कह रहे हैं ये अपना अष्टांग हृदय क्लास चल रहा है। और भी आगे है कि देखिए एक प्रश्न आया है, कोटे कोटे प्रणाम आचार्य जी, लगता है कि मेरा भी प्राण वायु बिगड़ गया। तो आपको क्या लगता है, प्राण वायु बिगड़ा है, ठीक है, तो इसमें ये बताइए जल बिगड़ा है या वायु बिगड़ा है, कम चैट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर है इसमें क्या उपचार दे सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल उपचार बिल्कुल सरल है, मैं अभी ही बता देता हूँ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता देता हूँ, बाकी मेडिसिन तो बताएंगे ना आगे। अभी प्राण वायु के ऊपर और अभी है डिटेल, ऐसा नहीं है। प्राण वायु का भी तो क्या है कि बस 50% हुआ है, अभी और 50% बाकी है। तो वायु के रूखे और जल गुण बढ़ने पर अमृत धारा क्या काम करेगा। वायु के रूखे और जल गुण बढ़ने पे, प्रश्न नहीं समझा मैं, है ना। जल बिगड़ा है, अच्छा, एक आया है प्रश्न कि जल बिगड़ा है, यानी कि आपको कफज खांसी, यानी कि बलगम वाली खांसी, सर्दी खांसी, जुकाम ऐसा बना रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राण वायु के ऊपर चिकित्सा होगी, लेकिन यहाँ पे जल को बैलेंस किया जाएगा, यानी कि वायु महाभूत, यानी कि वायु महाभूत प्रधान आपको औषधियाँ देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे पूरे सिलेबस में मात्र 30 ही औषधियाँ रहेगा, इसमें से एक रहेगा 5 महाभूतों को क्या है कि प्रदर्शित करने, क्या है कि प्रेजेंट करने वाली पंच भौतिक दवाइयाँ रहेगी, है ना। इसमें जैसे क्या है कि किसी का जल बिगड़ा है, यानी कि जल और वायु है, तो किसी का वायु बढ़ गई है ना, तो जल बढ़ा देना है, यानी किसी का जल बढ़ा है तो इसमें जो है वायु बढ़ा देनी है। इस प्रकार से ऐसा ट्रीटमेंट को बना करके रखा गया है आयुर्वेद में। तो वायु जल, ये प्राण वायु का है कॉम्बिनेशन। तो वायु के रूखे, ठीक है, वायु का रूखा गुण है, और चल गुण बढ़ने पे, रूखा और चल गुण बढ़ने पे अमृत धारा क्या काम करेगा। अमृत धारा क्या काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, है ना। अमृत धारा में क्या सन्निहितता है, अमृत धारा में तो क्या है, पेपरमेंट है ना, कपूर है, अजवाइन है, तो इसमें क्या सन्निहितता आपको लगता है, लिक्विड है, तेल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सन्निहितता है। ये शीत गुण उत्पन्न कर देगा, तो और कहीं ना कहीं जो है दिक्कत करेगा। इसलिए जहाँ तक अमृत धारा का उपयोग है वहीं तक करें, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में जो है ना इसका उपयोग कर सकते हैं। जल गुण बढ़ने पे, जल या चल गुण बढ़ने पे आप ये बताइए, हमें लगता है चल गुण बढ़ने पे, है ना। तो देखिए शीत गुण बढ़ जाएगा, तो शीत गुण बढ़ जाने पे जो है दर्द में बिल्कुल लाभ नहीं करेगा। हमने बहुत सारे फार्मेसियों को देखा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को देखा है, उसमें क्या करते हैं, अपने दर्दनाशक तेल में अमृत धारा मिला देते हैं, तो ये गलत है। अमृत धारा कोई भी तेल में देखा है आपने, कोई भी क्लासिकल मेडिसिन देखा है, महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, महामास तेल, प्रसारणी तेल, है ना, जितने भी तेल हैं, क्या किसी तेल में अमृत धारा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमृत धारा क्या करता है, आपके शीत गुण बढ़ा देगा। अब बात के पहले ही शीत गुण है, ऊपर से और अपने शीत गुण बढ़ा दिया, तो क्या है, बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं ये। ऐसे तेल नहीं लगाने चाहिए, हमेशा जो है तेल लगाएं। इसका मतलब क्या है, तेल से क्या आप करना चाह रहे हैं, तो तेल से आप बात का समन करना चाह रहे हैं, यही ना। तेल लगा रहे हैं मतलब बात को समन करना चाह रहे हैं, तो बात का गुण है शीत गुण, और अमृत धारा शीत है तो इसको बढ़ा देगा, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए कोई भी क्लासिकल मेडिसिन में, है ना, बाघभट्टोक्त या चरकोक्त, कोई भी मेडिसिन में क्लासिकल तेल में अमृत धारा का प्रयोग नहीं अमृत धारा बना के नहीं डाला गया है, ना कपूर डाला गया है, ना ये सब कुछ नहीं डाला गया है। तो आप भी न डालें, ऋषियों की माने और इसी के तेल लगाएं। तो कोई भी क्या है कि आज ये लेक्चर अपना यूट्यूब पे ऑनलाइन सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, तो कभी नहीं।
तो हाँ जी जी बिल्कुल गुरुजी, शीत गुण बढ़ जाएगा और आगे और भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल समझ गए हैं आप लोग। तो और भी कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और आपको ये क्लियर हो गया ना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बस इतना ही समझ लीजिए। किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, दमा अस्थमा है, तो प्राण वायु बिगड़ा है। अब प्राण वायु में आपको जल और वायु, आपको दो चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान करना है ना, कि अगर सूखी खांसी है तो देखिए इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं बता दूं, फिर आज की क्लास का समापन कर देते हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि कोई भी मेडिसिन दें, ठीक है, कोई भी मेडिसिन देते हैं तो सूखी खांसी में जो है हमें स्निग्धता यानी कि घी का सेवन करवाना पड़ता है हमें, है ना। चाहे घी का, दूध का, इस प्रकार सूखी खांसी में मैं बता रहा हूँ। कहेगा कि घी खाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा मतलब कि कफ का प्रकोप हो जाएगा। कहते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम में नहीं खानी चाहिए, लेकिन सूखी खांसी में तो खाना पड़ेगा। लेकिन ये घी नहीं होगा, ये दवाई औषधि रहेगा, ठीक है। तो जैसे औषधि क्या रहता है, जैसे चित्रक आदि घृत हो गया, इससे भी उत्तम पिपली आदि घृतम हो गया। तो ऐसे जो है कुछ मेडिकेटेड घी का सेवन करवाते हैं और कुछ मेडिसिन के साथ में प्रयोग करवाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल घी उठाएं और पी गए तो इस प्रकार से और आगे प्रकोप हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। इसी प्रकार से वायु महाभूत बढ़ गया यानी कि जल महाभूत बढ़ गया यानी कफज खांसी है, तो हम यहाँ पे शहद आदि दे सकते हैं, निश्चित रूप से दे सकते हैं। जहाँ पे सर्दी खांसी जुकाम में जहाँ पे बलगम है तो यहाँ पे शहद काम करेगा, लेकिन जहाँ पे सूखी खांसी है वहाँ पे घी काम करेगा। तो भागवत ऋषि का एक छोटा सा सूत्र है, तीन शब्दों में एक बहुत बड़ा चीज़ बताया गया है। इसका मैं बता देता हूँ आज। 3 ही शब्द है, तथा, तैलम, घृतम, मधु। 4 शब्द है वैसे तो, तथा आप लगा दिया मैंने, लेकिन तथा, तैलम, घृतम, मधु 3 ही शब्द है। तैलम, घृतम, मधु, याद हो गया। तथा मैंने जैसे होता है ना, तथा, है ना, यथा मने जैसे, तथा मने वैसे होता है, सॉरी। तो तथा, तैलम, घृतम, मधु, ये आया है, सूत्र आया है भागवत ऋषि ने का अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान में पहला अध्याय में आया। तथा, तैलम, घृतम, मधु माने कि वैसे घी, तेल, शहद। तथा, तैलम, घृतम, मधु। तो तेल मतलब क्या है, बात को नाश करने के लिए तेल का उपयोग किया जाता है। किसी भी अनुपान तरीके से देंगे, तेल बात के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। और घी जो है पित्त के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है, और शहद जो है कफ के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो 3 औषधि तो आज मैंने बता दिया आपको, है ना। तेल, घी, शहद, ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। तो जो 30 मेडिसिन में कहता हूँ ना कि 30 मेडिसिन से मैं आपको चिकित्सा सिखाने वाला हूँ, तो उसमें तेल, घी, शहद, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हर वैद्य के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे रोग में अनुपान भेद से देते हैं और बहुत अच्छा लाभ करता है ना। तथा, तैलम, घृतम, मधु। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कोई छोटा सा प्रश्न है तो अनम्यूट करके रख सकते हैं। हाँ, तो आपको सूखी खांसी में क्या करना है, घी का कॉम्बिनेशन बनाना है, और बलगम वाली खांसी में शहद वाला कॉम्बिनेशन बनानी है बस। और भी बाकी दवाइयाँ आगे बताएंगे। तो आज का सिलेबस से या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो रखिए। हाँ जी, कोई प्रश्न नहीं है। हैंड रेज तो किए हैं बहुत सारे साथी ने, पर आवाज किन्हीं की नहीं आ रही है। हाँ, आया है प्रश्न के सिर में कफ जम जाता है, यानी कि प्राण वायु बिगड़ा है और प्राण वायु में जल तत्व बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वायु तत्व बढ़ाने की जरूरत है हमें, हम आपको बताएंगे आगे की क्लास में। और कोई प्रश्न तो रखिए, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं आया है। प्रश्न आने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नमस्कार। नमस्ते जी। एक सवाल मेरा ये है, जैसे प्राण वायु में वायु और जल है, ठीक है, तो इसमें रुक्ष गुण, खर गुण, लघु गुण, ये सारे गुण भी आएंगे या सिर्फ वायु और जल का ही समावेश होगा? हाँ, जैसे वायु और जल ऐसा है, तो वायु क्या है, वायु के सभी गुण आपने जाना है ना। और आगे हम आगे बताने वाले हैं
कफ के गुण, तो कफ क्या है, जल का कफ क्या है, पृथ्वी और जल मिला के कफ का निर्माण हुआ है। तो जल के अभी गुण धर्म नहीं कहे हैं, यानी कि कफ का गुण धर्म नहीं कहे, यानी कि जब वायु बढ़ेगा तो वायु के सब गुण बढ़ जाएगा, रुक्ष, लघु, शीत, इस प्रकार से 8 गुण बढ़ जाएगा। लेकिन जल यानी कि पृथ्वी, जल और पृथ्वी यानी कि कफ, ठीक है, तो यहाँ पे कफ के सभी गुण जैसे गुरु हो गया, है ना, स्निग्ध हो गया, शीत हो गया, है ना, इस प्रकार से जितने भी कफ के जो गुण हैं, है ना, तो ये सभी बढ़ जाएंगे, इसमें सब बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे प्राण वायु में वायु बढ़े तो वायु के 8 गुण बढ़ जाएंगे। तत्र रुक्षो लघु सीता खरा चलो नीला, सभी गुण, यही चीज क्लियर नहीं हो पा हाँ। रहा तो जैसे था। कि आपने देखा ना, वैसे आपने देखते होंगे कि जो पेशेंट सूखी खांसी के हैं, तो सूखी खांसी में क्या वायु महाभूत बढ़ा है, तो वायु महाभूत के क्या गुण है, मैंने वायु के बाद के क्या गुण था, वायु के गुण यही था ना कि तत्र रुक्षो लघु सीता खरा सूक्ष्म चलो नीला, यानी कि ये चल भी है। तो सूखी खांसी वाले को क्या देखते हैं आप कि ये जब खांसना शुरू करता है तो रुकता नहीं है, यानी कि चल गुण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। इसी प्रकार से जब प्राण वायु में जल महाभूत बढ़ेगा यानी कि कफ बढ़ जाएगा, यानी कि जल यानी कि पृथ्वी और जल मिला के बना कफ, तो यहाँ पे कफ के सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। तो कफ के क्या है, स्थूल है, गुरु है ना, अस्थिर है, ऐसा है ना, स्निग्ध है। तो स्निग्ध यानी कि बलगम आएगा और खांसी नहीं होगा, माने जो उठता है ना खांसी, तो एक बार आएगा रुक जाएगा, 2 बार आएगा रुक जाएगा, लगातार नहीं होगा, आधा घंटा पौन घंटा तक लगातार नहीं होगा। तो ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी पाचन के बिल्कुल बिहार गया, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा, है ना, आप क्लियर करिएगा, प्रश्न तो रखेंगे। यदि कफ खांसी हो तो कफ के गुण देखना है कि नहीं। बिल्कुल कफ के गुण मतलब क्या है कि कफ के सारे गुण, यानी कि बलगम वाले खांसी में कफ के ही सारे गुण आते हैं, क्योंकि जल महाभूत बढ़ गया है। तो अभी तो और आगे, बलगम वाले खांसी में मधु को सोठ के साथ दें, यस दे सकते हैं, क्योंकि सोठ क्या है, सोठ के आगे गुणधर्म जानेंगे, है ना। ये क्या है कि इसमें ये दीपन पाचन अनुलोमन करता है, और ये अग्नि तत्व इसमें है, वायु तत्व इसमें है, तो ये सुखाएगा, क्या है, जलियांश जो है ना ये सुखाएगा, और शहद के साथ कम्बिनेशन तो अच्छा ही है। तो ये बिल्कुल मतलब कि अच्छा लाभ करेगा, ठीक है, तो लाभ करेगा। लेकिन क्या है कि और भी अच्छा कम्बिनेशन है, क्लासिकल मेडिसिन है। हाँ, सूखी खांसी में घी के साथ क्या दें, सूखी खांसी में घी के साथ क्या दें, बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे बंसलोचन है ना, और बंसलोचन के साथ में इलायची है, इलायची हनी हरी इलायची, और भी चीज़ें हैं बताएंगे, और 1-2 क्लासिकल मेडिसिन भी है। पाचन शक्ति बहुत कम है, ऐसा आप कह रहे हैं, पाचन अच्छा करना है, तो पाचन अच्छा करना है तो अपना क्लास कंटिन्यू बनाए रखिए, आपका क्लियर हो जाएगा कि पाचन आपका क्यों खराब है ना, कौन सी वायु बिगड़ा है। प्राण वायु भी बिगड़ सकता है, प्राण वायु बिगड़ने के कारण भी होता है ना, माने कि कोई भी एक वायु बिगड़ गई होगी तो क्या है कि आपकी समस्या बन गई, खास करके प्रमुख रूप से प्राण वायु, है ना। तो ये सब है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का जो है क्लास का समापन करते हैं, क्योंकि अब कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हम यही समझते हैं कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है जी। जिस किसी का जो है कोई लेक्चर छूट गया है बीच में, या फिर जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस क्लास में, वैसे तो सभी जो है क्या है कि 15 दिन से, कोई 10 दिन से, क्योंकि अपना ये क्लास 1 अगस्त से आरम्भ हुआ है और आज 16 अगस्त हो गया है, और अपना जो है ये क्लास सही तरीके से चल रहा है। तो लास्ट में जो है एक निवेदन कर देते हैं कि कल जो है फ्राइडे, आज फ्राइडे था, तो सैटरडे संडे को क्लास ऑफ रखते हैं, क्योंकि अभी क्लास फिर भी हमें लगता है कि कुछ नए साथी जुड़ सकते हैं, इसलिए अभी जो है क्लास को थोड़ा अभी धीरे ही रखते हैं। लेकिन जैसे ही अपना ये है ना अभी रखेंगे, फिर फ्राइडे को तो चल ही रहा है, सैटरडे और संडे को भी मतलब कि रखेंगे, लेकिन संडे को केवल या ऑफ रख सकते हैं, लेकिन अभी जो है सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ रखते हैं, बाकी सारे दिन जो है सभी दिवस जो है चलते रहेंगे अपने, है ना, निर्धारित समय पे। तो अभी जो है कुछ साथी जुड़ना चाहते हैं, फॉर्म भेजे हैं, उन्होंने भरे हैं, तो हो सकता है कि ये जो है अष्टांग हृदय क्लास का मेंबर बने और जुड़े, है ना, और लोगों को जोड़े अधिक से अधिक संख्या में। तो चलिए अब जो है शांति पाठ कर लेते हैं। ओम
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।